हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये रहेगा, ये ज्योग्राफी से रहेगा। जो खान सर की जो पॉकेट जीके जो जीके जीएस वाली बुक है, उसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। ये धीरे धीरे मैं डेली ही आप लोगों को ये वीडियो लेके आऊँगी जो ज्योग्राफी का है। तो ये आज का ये जो रहेगा वीडियो, ये सामान्य परिचय से रहेगा। एक एक टॉपिक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई कोई टॉपिक जो है वो थोड़े लेंदी भी हो जाएंगे, तो हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो छोटा वीडियो रहेगा और एक एक जो है टॉपिक रहेगा, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं मैं वीडियो को। तो सामान्य परिचय देखिए। सामान्य परिचय में भूगोल जो है गोलाकार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन है, ठीक है, जो मानव के जीवन, क्रियाकलापों और सांस्कृतिक विकास का लेखा जोखा है। और यूनानी भूगोलविद जो है इरेटोस्थनीज, ठीक है, जो है 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व के ने जो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया, और जो है उन्हें भी भूगोल का जनक कहा गया। देखिए, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भूगोल के जनक कौन है, तो इरेटोस्थनीज हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट में क्या है कि भूगोल जो ज्योग्राफी शब्द का रूपांतरण है जो यूनानी ग्रीक भाषा के जियो और प्लस ग्राफोस शब्द का संयोग से बना हुआ है, ठीक है। तो जियो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। तो अतः ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन करना। ऐसे भी क्वेश्चन जो यूपी टेट के क्वेश्चन में पूछा गया था पेपर में कि जो है ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ऐसे भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो नेक्स्ट में क्या देखते हैं? नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, इसी क्रम में जो है हिकेटियस ने पुस्तक जो है क्या लिखा है? जस पीरियोडस, ठीक है, पृथ्वी का वर्णन में भौगोलिक तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया। मध्यकाल के भूगोलवेत्ताओं जो है पेरिनियस जो है इमैनुअल कांट जो है और जॉन एवं जॉर्ज कास्टर जो है पिता और पुत्र थे। देखिए, ये दोनों जो हैं वो पिता और पुत्र हैं। भूगोल को आनुभाविकता व वैज्ञानिकता का रूप प्रदान किया, ठीक है। और 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ताओं जो है हम्बोल्ट और एक थे रिटर, ठीक है, ये तेजी से जो है नवीन भूगोल के रूप में आगे बढ़ाया। और जो है हम्बोल्ट ने भूगोल के में क्रमशः एवं क्रमबद्ध और रिटर ने प्रादेशिक अध्ययन पर जोर दिया, ठीक है। ये जो हम्बोल्ट और रिटर जो है, ये दोनों ने ही इसको भूगोल को आगे बढ़ाया। और इन जो है जो हम्बोल्ट हैं वो क्रमबद्ध भूगोल के क्रमबद्ध को, और जो रिटर हैं ये प्रादेशिक अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं कि वर्ष 1990 के बाद से जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों एवं सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन में जो भौगोलिक ज्ञान का अधिकतम उपयोग होने लगा, ठीक है, अधिकतम उपयोग होने लगा। अब देखिए, भूगोल की जो है परिभाषाएं कुछ कुछ जो है वैज्ञानिक ने दिया है। कौन कौन से देखते हैं क्या कौन कौन से हैं, किसने लिखा है, ठीक है। जो फर्स्ट है, देखिए, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक जो है अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है। ये किसने कहा था? स्ट्रैम्बो ने ये परिभाषा लिखी थी। तो कभी कभी बहुत रेयर में आते हैं ऐसे परिभाषा पूछे जाते हैं, ऐसे तो नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी कभी ये पूछे जाते हैं, तो आप लोग को ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट में क्या है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, ठीक है। ये किसने कहा था? आर्थर होम्स ने कहा था। नेक्स्ट में क्या है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में
कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन करता है। ये किसने कहा था? अल्फ्रेड हैटरनर ने। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये किसने कहा था? रिचर्ड जो है हार्टशॉर्न ने कहा था। ठीक है, ये 4 है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब देखिए भूगोल में है जो प्रथम है वो कौन है, ये यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, बुक में भी है, ये चार्ट दिया हुआ है, आप लोगों को इसको याद करना है, मतलब याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, किसी भी एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिए। और प्लीज़ फ्रेंड, ये जितने भी मैं ये जो पॉकेट जीके है ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा आप मत समझिए कि किसी एक बेस पे ही इसको हम पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और देखिए जो सुपर टेट आने वाला है और हर एग्ज़ाम के लिए, जो एसएससी हो गए, रेलवे से कोई भी रिलेटेड एग्ज़ाम है, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सबके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए आते रहेंगे डेली। ठीक है, तो देखिए भूगोल के प्रथम, इसमें देखिए ज्योग्राफी शब्द के जो प्रथम प्रस्तावक कौन है? इरेस्टोथनीज हैं। ठीक है, और भूगोल के पिता कौन है? तो हिकेटियस। और आधुनिक क्रमबद्ध जो है भूगोल के पिता कौन है? तो एलेक्जेंडर वॉन जो है वॉन हमबोल्ट है। और आधुनिक खगोलकी के पिता कौन है? तो निकोलस कार्पनिकस है। और मानव भूगोल के पिता कौन है? तो विडाल डी ला ब्लास। आप लोगों को ये छोटी छोटी पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या है कि मानव भूगोल के पिता ये हम लोग पढ़ चुके हैं, विडाल डी ला ब्लास हैं। प्रथम पृथ्वी मापन करता कौन है? तो इरेस्टोथनीज है। और विश्व जो है ग्लोब के निर्माता कौन है? तो मार्टिन बहैम है। और मानचित्र कला के पिता कौन है? तो टालेमी है। और प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हैरी हेंस है। और भारतीय मानचित्र के पिता कौन है? तो जेम्स रेनर। ठीक है, भारतीय मानचित्र के पिता हैं। नेक्स्ट में क्या है कि भौतिक जो है भूगोल के पिता कौन है? तो ये हैं पोलोडोरियस। और नेक्स्ट में क्या है कि भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? तो स्ट्रैबो। इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा है पूछी जाती हैं, जैसे ये पूछा जाता है आधुनिक खगोलिकी के पिता, ये पूछा जाता है। और आपको ये मानव भूगोल के पिता, ठीक है, ये सब थोड़े इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया है ब्रह्मांड, क्योंकि ये जो है सामान्य परिचय था तो ये बहुत छोटा ही था, तो मैं आप लोगों को सामान्य परिचय दे रही थी। यहाँ से ब्रह्मांड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके पॉइंट है, हम लोग सारे पॉइंट को कवर करेंगे। तो ये देखिए ब्रह्मांड में क्या है, आइए चलो हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं। जो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के जो सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? तो जो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अंतरिक्ष का समस्त जो है आकाशीय या खगोलीय पिंड जो है असीम आसमान में दिखाई देते हैं। इसी असीम आसमान को अंतरिक्ष कहते हैं। इसी में है जो हमारा ब्रह्मांड व्याप्त है। ठीक है, इसी में हमारा पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या देखते हैं, देखिए नोट में लिखा गया है ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि कॉस्मोलॉजी क्या है, तो ये ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित देखिए सिद्धांत हैं बताए गए हैं। देखिए महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? तो जेब जॉर्ज लेमनतेयर ने दिया था। ठीक है, बिग बैंग की जो थ्योरी थी, ये बिग बैंग की थ्योरी किसने दिया था? तो लेमनतेयर। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। साम्य अवस्था या जो सत्य सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना जो है, इसकी थ्योरी किसने दिया था? तो थॉमस गोल्ड एवं जॉन हर्मन वॉडी एवं फ्रेड हायर। ठीक है, ये इन्होंने दिया था। दोलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ला एलन संडेला। ठीक है, संडेजा।
और नेक्स्ट में क्या है, इस स्फीति सिद्धांत किसने दिया था, तो अलेन गुथ। और निहारिका परिकल्पना किस एमुअल जो है कांटले लाप्लास ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, निहारिका जो है परिकल्पना। देखिए जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देखिए नोट में क्या दिया गया है। नोट में हम लोग देखते हैं, देखिए कि 1796 ईस्वी में पियरे लाप्लास ने जो है इसमें संशोधन प्रस्तुत किए थे, ठीक है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा कि संशोधन भी हुआ था। इस सभी सिद्धांतों में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन से हैं, महाविस्फोट सिद्धांत। वर्ष 1920 में जो है एडविन हम्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। ब्रह्मांड में प्रारंभ में ब्रह्मांड को जन्म देने वाले पदार्थ लघु गोलक थे। एक स्थान पर स्थित इन परमाणुओं का आयतन सूक्ष्म और तापमान एवं घनत्व अनंत था। इसे जो है सिंगुलैरिटी कहा जाता है, ठीक है। इस अवस्था में जो है छोटे गोलकों में भीषण विस्फोट हुआ जिससे ये विस्तारित हो गए और यह घटना आज से कितना 13.7 अरब वर्ष जो है पूर्व हुई, जिसके अंतर्गत अल्पतम समय में ही ब्रह्मांड का वृहत विस्तार हो गया। देखिए भूगोल में कुछ भी जो है वर्ष जो कुछ भी जो समय होता है ना, वो सीधे अरबों में और अरब वर्ष में होता है, ऐसा 1-2 साल ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जो कुछ भी परिवर्तन होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है कि आगे में कि बिग बैंग होने के 3 मिनट के अंतराल में ही परमाणु बन गए। 3 लाख वर्षों की अवधि, देखिए 3 लाख वर्षों की अवधि में बिग बैंग का तापमान जो है कितना पहुंचा, 4500 डिग्री केल्विन तक नीचे चला गया, जिससे परमाणु जो है वो पदार्थ का जन्म हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी नहीं हुआ वरन आकाशगंगाओं के बीच की जो है दूरी भी बढ़ गई। प्रसिद्ध विद्वान जो है हायल ने इसे स्थिर अवस्था संकल्पना का नाम दिया, ठीक है। तो जो इस स्थिति को किसने, हायल ने ही कहा था कि यह जो है स्थिति जो है वो स्थिर अवस्था संकल्पना का नाम दिया, ठीक है। इस असंकल्पना के कारण विद्वान ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत की सत्यता को स्वीकार करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट में है कि बिग बैंग की घटना जो है, घटना के बाद सौर मंडल का निर्माण जो है 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। निर्माण के बाद इसमें निरंतर विस्तार जारी है, ठीक है। जो 4.6 मतलब अरब वर्ष पहले ही ये हुआ था और अभी भी इसमें कुछ न कुछ जो है निरंतर विस्तार जारी है, ठीक है। आकाशगंगाओं के बीच लगातार बढ़ती दूरी इसका साक्ष्य है कि नासा ने सन 2001 है में मैप का नाम अनुसंधान से इसकी पुष्टि की है, ठीक है। क्या पुष्टि की है, देखिए ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की जो उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में है जो रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। नेक्स्ट में क्या है कि इस जो है रेडिएशन की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी, तो अर्नो पेजियाज और जो है रॉबर्ट विल्सन ने की है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को ईस्वी को जो है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो है CERN इसको बोलते हैं ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर जो है नीचे 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में जॉर्ज हेड्रन जो है कोलाइजर जो है नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इसमें प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से टकराया गया तथा जो है हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया।
हिग्स बोसन जो है में है ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिटी माना जाता है। जो CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। तो देखिए ये थोड़े से जो आप ब्रह्मांड के बारे में है बेसिक डिटेल में जानकारी है, ठीक है। तो बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के और देखिएगा, समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि नोट में दिया गया कि गाड जो है पार्टिकल अवधारणा भारतीय वैज्ञानिक जो है सत्येंद्र नाथ बोसन थ्योरी पर आधारित है। इसका प्रतिपादन जो है 1964 ईस्वी ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने किया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या है कि ब्रह्मांड का व्यास जो है 10 प्रकाश वर्ष है। और ब्रह्मांड जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है। और ब्रह्मांड में अनुमानतः जो 100 अरब मंदाकिनी आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः कितने 100 अरब तारे हैं, ठीक है। ये अनुमान लगाया गया है कि जो 100 अरब जो है मंदाकिनी आकाशगंगाएं हैं और ब्रह्मांड में, और प्रत्येक जो है मंदाकिनी के में जैसे 100 अरब तारे होते हैं, ठीक है। रेड शिफ्ट जो है स्पेक्ट्रल जो लाइंस का क्या कहा गया है कि लंबे तरंग दैर्ध्य की ओर जो है विस्थापन की प्रक्रिया को रेड शिफ्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया में विस्थापित तरंगों का रंग स्पेक्ट्रम में लाल रंग होता है, इसलिए इसे रेड शिफ्ट कहलाता है, ठीक है, या फिर कहा जाता है। रेड शिफ्ट जो शिफ्ट है आकाशगंगाओं और खगोलीय पिंड में दिखाई देता है। यह प्रक्रिया जो है डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। ब्लू शिफ्ट दूरवर्ती और खगोलीय चीज़ों से आने वाले जो स्पेक्ट्रम के तरंगों की जो है कम तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापन की प्रक्रिया को ही ब्लू शिफ्ट कहते हैं। यह भी जो है डॉपलर जो इफेक्ट के आधार पर काम करता है। इसके जरिए हम न केवल एक खगोलीय पिंड की दूरी का अनुमान लगाते हैं, बल्कि आकाशगंगा की दूरी का अनुमान भी लगा सकते हैं। इसके जरिए हम इसको लगा सकते हैं। देखिए ये जो है अंतरिक्ष की मापन इकाई, देखिए 1 आकाश वर्ष जो है 5.88 इंटू जो है 10 मील या फिर इतना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अंतरिक्ष जो इकाई क्या है, सूर्य के बीच की औसत दूरी, ठीक है। अंतरिक्ष की जो इकाई है जो सूर्य के बीच की औसत दूरी है, ठीक है। IO ये क्या है, ये 1.49 इंटू 10⁶ किलोमीटर है। पारसिक जो है पारसिक यह दूरी का एक मात्रक है, ठीक है। और ये पूछा गया है कि एक पारसिक बराबर क्या है, 3.26 प्रकाश वर्ष। अब हम लोग पढ़ेंगे मंदाकिनी के बारे में। नोट में दिया गया है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है, तो सीधे देख लीजिए आप लोगों को 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा सेकेंड में होती है, ठीक है। तो मंदाकिनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आकाशगंगा भी इसे हम कहते हैं। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत में गैस पुंज होता है, मंदाकिनी कहलाता है, ठीक है। ये तारों का एक ऐसा समूह होता है जो बहुत धुंधला सा दिखाई देता है, ठीक है। और ये गैस का एक पुंज होता है, समूह होता है, जिसे हम मंदाकिनी या फिर गैलेक्सी कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा का जो ये व्यास है वो 80,000 से 15 लाख प्रकाश वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या तक होता है। आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस के एक बड़े बादल से होता है, जिसे नेबुला कहा जाता है, निहारिका कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि जो है आकाशगंगा का जो निर्माण किससे होता है, तो हाइड्रोजन की गैस का एक बड़ा सा बादल होता है, जिसे हम नेबुला कहते हैं, ठीक है। इससे जो है इसे सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। तो आता है क्वेश्चन कि सबसे पहले इसे किसने देखा था, तो इसे सबसे पहले जो है गैलीलियो ने देखा था। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम जो है ड्वार्फ मंदाकिनी है, ठीक है। इसे हम ड्वार्फ मंदाकिनी कहते हैं।
नेक्स्ट में क्या है कि मिल्की वे हमारी जो प्रणाली है जिस आकाशगंगा में उपस्थित है उस आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। देखिए हम जो बहुत सारे आकाशगंगाएं हैं, बहुत सारा ब्रह्मांड में मंदाकिनी है, आकाशगंगाएं हैं, तो लेकिन जो हमारी आकाशगंगा है उसे हम मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, इसका नाम मिल्की वे है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले जो है तारों का समूह है। और नेक्स्ट में क्या है कि ब्रह्मांड में जो आकाशगंगाओं का कुल संख्या लगभग कितना है, तो 10,000 मिलियन है। ठीक है, हमारी जो आकाशगंगा है दुग्ध मेखला के निकटतम 2 आकाशगंगाएं हैं। देखिए केनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी और क्या है सैजिट्विकर जो है क्वार्ट ड्वार्फ इलिप्टिकल गैलेक्सी है। ठीक है, IC जो है 1104 यह अरब तक की ज्ञात सबसे बड़ी आकाशगंगा है। स्थानिक जो समूह है मिल्की वे लगभग 30 जो है आकाशगंगाओं का समूह है, जिससे जो स्थानिक समूह कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी की आकाशगंगा की केंद्र बिंदु है वो उस केंद्र बिंदु से दूरी कितनी है, तो 25,000 प्रकाश वर्ष है। कुछ बिलियन वर्षों के बाद मिल्की वे और तथा एंड्रोमेडा आकाशगंगाएं एक हो जाएंगी। ठीक है, कुछ वर्षों बाद, तो समझ लीजिए कुछ मिलियन वर्षों के बाद। तो कभी तक हम लोग रहेंगे नहीं, रहेंगे ही नहीं। हाकल समूह ये क्या है, यह 20 से अधिक आकाशगंगाओं का समूह है जिससे मिल्की जो वे गैलेक्सी संबंधी है। मिल्की वे सिस्टम हाकल समूह के अधिकृत आयतन के एक छोर पर स्थित है। क्वासर क्या है, क्वासर एक चमकीला जो है खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्वासर प्रकाश में आकाशगंगा से छोटे होते हैं पर आकाशगंगा से अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, क्वासर जो होते हैं। आप देखिए पृथ्वी के चारों ओर जो है 27 ज्ञात तारा समूह है जो रात्रि को आकाश में दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए निहारिका के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग नेबुला कहते हैं। क्या है, धूल तथा जो हाइड्रोजन गैस के बहुत बड़े बादल को हम निहारिका कहते हैं। ठीक है, निहारिका का क्या होता है, तो धूल और जो है हाइड्रोजन के बहुत बड़े बादल को हम निहारिका कहते हैं। निहारिका चमकदार या अंधकार युक्त हो सकता है। अंधकारमय निहारिका जो है वो अवशोषक जो निहारिका भी कहलाते हैं। कुछ प्रसिद्ध निहारिका के उदाहरण जो है क्या है, हार्स हेड नेबुला और लैगून या फिर ईगल या फिर तथा केट आई है। और नेक्स्ट में क्या है कि ग्रही निहारिका का उपयोग तारों की संख्या ज्ञात करने में तथा आकाशगंगा गतिकी में लंबे समय से सफलतापूर्वक हो रहा है। निहारिका के प्रकार देखिए, आप लोग हम लोग निहारिका के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। निहारिका का प्रकार क्या क्या है, ये थोड़ी सी जानकारी के रूप में है आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सब ज़्यादा ही इस वाले क्वेश्चन में पेपर में नहीं आएगा, लेकिन एक जानकारी के रूप में आप लोग पढ़िए, क्योंकि मुझे कुछ भी स्किप नहीं करना है, सब कुछ पढ़ाना है। निहारिका के प्रकार क्या, उत्सर्जन निहारिका है। यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारे के प्रकाशित होती हैं। उदाहरण में क्या है, चील एवं झील निहारिका। और सेकंड में है कि परावर्तन निहारिकाएं, यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण में क्या है, प्लेइडेस निहारिका। तो नेक्स्ट में क्या है कि श्याम निहारिकाएं, ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते। श्याम निहारिकाएं जो होती हैं। और ग्रही निहारिकाएं, इनका जो निर्माण है उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे के में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इसका जो है आकार क्या होता है, गोल होता है, ग्रही तारों का।
आयरनी निहारिका क्या है? हमारी जो है आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। यह भी नए तारों को जन्म दे रही हैं। ठीक है, तारों की उत्पत्ति क्या है? तारा मुख्य रूप से एक गैस का बादल होता है जिसमें मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन गैस होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को कि तारों में कौन से गैस होते हैं, तो हीलियम और हाइड्रोजन होते हैं। यह बादल जितना घना होता जाता है और उससे उतना अधिक ताप उत्सर्जित होता है जो नेबुला के चारों ओर प्रकाश के रूप में उपस्थित होता है। यह प्रभाव सबसे पहले जो है स्पिट्ज़र अंतरिक्ष दूरबीन से देखा गया है। ठीक है, तारों के निर्माण का प्रक्रिया का अध्ययन हब्बल दूरबीन द्वारा किया गया है। अब हम लोग देखते हैं जो तारे का जीवन चक्र। ठीक है, अब इसमें भी जो है तारों का जो जीवन चक्र होता है तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है कि महाविस्फोट के पश्चात उत्पन्न हुए गैस और धूल के कण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गुच्छे के रूप में एकत्रित होने लगे और इस गुच्छे में अधिक दाब के कारण केंद्र का ताप बढ़ने लगा और हाइड्रोजन हीलियम रूपांतरित होने लगी, अर्थात नाभिकीय संलयन की क्रिया जो है प्रारंभ हो गई, जिसके फलस्वरूप उस गैस और धूल से निर्मित गुच्छे से प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसी प्रकाशीय पिंड को तारा कहा गया है। ठीक है, अब लाल दानों के बारे में पढ़ते हैं। लाल दानों क्या है? जब तारे के केंद्र की हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है तो उसके केंद्र में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया जो है रुक जाती है, परंतु बाहर की जो परतों में यह अभिक्रिया जारी रहती है। ठीक है, अंदर की अभिक्रिया रुक जाती है, बाहर में जारी रहती है। हीलियम धीरे धीरे जो है कार्बन में परिवर्तित होने लगते हैं। ठीक है, और जब कार्बन भी आयरन में परिवर्तित होने लगता है तो तारा फूल कर बड़ा आकार धारण कर लेता है और लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तारे इस अवस्था को लाल दानव कहते हैं। तो जो तारे का ये अवस्था है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाल दानव कहते हैं। ठीक है, आप देखिए सुपरनोवा विस्फोट क्या है? जब तारे में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है तो लाल दानव विस्फोट कर देता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। ठीक है, और श्वेत वामन क्या है? श्वेत वामन जो है विस्फोट के बाद जिस तारे के हिस्से का द्रव्यमान जो है 1.4 ms से कम होता है तो वो श्वेत वामन होते हैं, और तथा जहाँ श्वेत वामन अपना प्रकाश खो देता है उसे हम काला वामन कहते हैं। ठीक है, जो ब्रह्मांड में अदृश्य अवस्था में रहता है। ठीक है, जो काला वामन है वो ब्रह्मांड में अदृश्य अवस्था में रहता है, और जो श्वेत वामन होते हैं वो 1.4 है उसका जो द्रव्यमान से कम होता है तो वो श्वेत वामन हो जाते हैं। ठीक है, देखिए नोट में क्या है कि तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। जैसे यदि तारे का तापमान जो है 3000 के है तो इसका जो रंग है वो लाल होगा, और यदि तारा नीला दिखाई देता है तो उसका जो तात्पर्य यह है कि सूर्य जो है क्या है, अधिक गर्म है। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा जो पल्सर तारा होते हैं उसे क्या कहा जाता है? यदि जो तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से अधिक है तो अत्यधिक तेज गति से घूमता है, जिस कारण प्रोटॉन और जो है इलेक्ट्रॉन इसके केंद्र से बाहर निकल जाते हैं, और उस तारे में न्यूट्रॉन की अधिकता होने के कारण न्यूट्रॉन तारा पल्सर कहते हैं। पल्सर की स्थिति के बाद न्यूट्रॉन तारा अपना प्रकाश खोने लगता है और सिकुड़कर अत्यधिक घनत्व वाला प्रकाशहीन पिंड बन जाता है। इस पिंड को क्या कहते हैं हम लोग? ब्लैक होल कहा जाता है। इसी को हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। और भंगुर तारा क्या होते हैं? यह तारे की अत्यधिक संकुचित अवस्था में होती हैं। ठीक है, अब देखिए नोट में दिया गया है। नोट में क्या दिया गया है कि 1.4 ms जो है किसी तारे का सूर्य से 1.4 गुणा बड़ा होगा की सीमा का निर्धारण चंद्रशेखर सिंह नामक जो है भारतीय वैज्ञानिक ने किया था। इसे चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं, या फिर इसका जो निर्धारण वो किसने भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? तो चंद्रशेखर नामक ने किया था। ठीक है, चंद्रशेखर नाम था उनका।
आप देखिए कृष्ण विवर, ये ब्लैक होल इसको बोलते हैं या फिर श्याम छिद्र बोलते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहां गुरुत्व बल अत्यधिक होता है। इसका घनत्व इतना अधिक होता है कि प्रकाश का भी पारगमन नहीं होता है, यह अदृश्य होते हैं। देखिए पारगमन मतलब जैसे अगर इतना ज़्यादा घनत्व तो इसका होता है कि जो प्रकाश है उसका भी आर पार कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, यह अदृश्य इतने होते हैं कि बाहर नहीं निकल सकता। इसका जो निर्माण है किसी बड़े तारे में विस्फोट के कारण होता है। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई वस्तु भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती। ठीक है, अगर इसके गुरुत्वाकर्षण इसका इतना तेज होता है कि अगर इससे आसपास भी कोई भी चीज़ रहे तो उसको ये खींच लेगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल इसका इतना तेज होता है। ब्लैक होल जो छोटा होते होते अंत में केवल एक बिंदु के रूप में शेष रह जाता है। ठीक है, आप देखिए ब्लैक होल से संबंधित जो है उनका जो सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तो हम लोग बताएं डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे तारे का जो है रासायनिक संगठन। देखिए ये है हाइड्रोजन और कितना होता है, हीलियम कितना होता है, नाइट्रोजन और नियान, ये सब आयरन कितने होते हैं, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है। और नक्षत्र मंडल जो होते हैं, तारा मंडल जो सप्तर्षि मंडल होते हैं, फिर देखिए ध्रुव तारा, धूमकेतु। अब हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, आप लोगों को बोरिंग लगेगा। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग स्टडी करते रहिए और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा और आप लोग स्टडी करते रहिए। और हाँ, एक बात और कि अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेलीग्राम चैनल का अपने लिंक दे दूँगी, प्लीज़ आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन होके और इसमें वहाँ पे ये PDF डाल दूँगी, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड।